वे सुन्न, डिस्कनेक्टेड, अपनी शारीरिक संवेदनाओं, भावनाओं, जीवन शक्ति से विमुख दिखाई देते हैं। लेकिन इस स्थिति को अक्सर सामान्य समझा जाता है। फंक्शनल फ्रिज। जब हम किसी दर्दनाक घटना से गुजरते हैं या उत्तेजित होते हैं तो हमारी 3 प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। पहला, लड़ाई करना। दूसरा, भाग जाना। तीसरा, स्थिर हो जाना, जिसको कहते हैं कि कर्तव्य विमूढ़ हो जाना। और चौथा, शांत हो जाना। तो ये सब प्रतिक्रियाएं होती हैं, किसी एक्शन का रिएक्शन होता है। तो जब हम फंक्शनल फ्रिज होते हैं तो एक्चुअली शारीरिक तौर पे हम बिल्कुल सक्षम होते हैं किसी भी काम को करने के, लेकिन निरंतर लगातार तनावग्रस्त होने की वजह से और किसी बहुत ही कह सकते हैं कि दर्दनाक मेमोरी को गुजरने की वजह से वो हम पर इतना हावी रहता है कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं। यानी हम कर सकते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। हम अपने आप को बिल्कुल बंधा हुआ सा, अटका हुआ सा महसूस करते हैं। हमारे पास ढेर सारे काम होते हैं और मुझे सब करना जरूरी होता है, लेकिन वो हम कर ही नहीं पाते हैं। अंदर की वो जो प्रेरणा शक्ति है वो खत्म हो जाती है और लगता है ये इम्पॉसिबल है, कैसे होगा। ऐसी अगर आपकी कैफियत हो रही है तो ये संभव है कि फंक्शनल फ्रिज की स्थिति होगी। फंक्शनल फ्रिज कोई विशेष प्रकार का मानसिक रोग तो नहीं है, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक समस्या अवश्य है। और आप में से लगभग अधिक से अधिकांश लोगों ने इस स्थिति को फेस भी किया होगा। कभी कभी हो, बस कुछ अल्प वक्त के लिए हो, समय के लिए हो, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब ये स्थिति लंबे समय तक रहती है तो ये संभावना है कि हमारी कार्य क्षमता, हमारे प्रोफेशनल लाइफ, हमारे फैमिली लाइफ, हमारे रिलेशंस, हमारे परफॉर्मेंस, सब पर नकारात्मक असर डालती है और संभव है कि आगे चलकर कोई मानसिक समस्या के रूप में भी नजर आए। तो आखिर है क्या ये फंक्शनल फ्रिज? इसके विषय में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हमारी आज की चर्चा का विषय है फंक्शनल फ्रिज। और हाँ, अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रिज प्रतिक्रियाएं तब होती हैं जब हम हमले से निपटने के लिए तैयारी ही बंद कर देते हैं। ऐसी अवस्था में संभव है संवाद करने या कार्य करने की क्षमता हम खो बैठे। तो जब हम किसी से संवाद ही नहीं करेंगे तो उसका प्रत्यक्ष संबंध हमारे रिलेशंस पे पड़ता है। और अगर हम कार्य ही करना बंद कर दें तो हमारे प्रोफेशन पे भी इसका असर होता है, हमारे पारिवारिक जीवन पे भी असर होता है। अक्सर ये जो स्थिति होती है ये हम डिफेंस मैकेनिज्म या रक्षा मैकेनिज्म या तंत्र के रूप में यूज करते हैं। अनकॉन्शियसली, चेतन स्तर पे हमें इसकी जानकारी नहीं होती है, अनकॉन्शियसली करते हैं। और कभी कभी ये जरूरी भी होता है, लेकिन इसको अस्थाई बनाना, समस्या को जन्म न देना बल्कि उसको बहुत ही जटिल बना देने की स्थिति हो जाती है। वर्तमान समय में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको जीवन में ऐसे तरीके से वो जी रहे हैं, इस तरीके से जी रहे हैं कि उनकी लाइफ इसी तरह होती जा रही है। अगर वो स्टूडेंट है और उसको कोई प्रतियोगिता परीक्षा देना है, अगर उसकी ये कैफियत हो जाए, सोचिए उसका भविष्य क्या होगा। अगर आप कोई अच्छे से जॉब में है जहाँ रोज आपको कंपटीशन फेस करना होता है, वहाँ अगर आपकी ये मनोदशा हो जाए तो क्या हो। घर की कोई गृहिणी, कोई बहू इस तरह की कैफियत में रहे तो क्या स्थिति होगी, आप समझ सकते हैं। तो ये स्थितियां बहुत ही मुश्किल है। और ये जो है आप बाहरी तौर पे आप नजर नहीं आ सकता, हो सकता है बाहरी तौर पे आदमी लगे एक्टिव है, लेकिन ये दिमाग में जो चल रहा होता है
ये काम हो ही नहीं सकेगा, हम कर ही नहीं सकेंगे, किसी बात को वो इनिशिएटिव नहीं लेंगे, किसी काम की शुरुआत नहीं करना चाहेंगे, काम की शुरुआत खुदा न खास्ते कर भी दिया तो एंड तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसको समझने के लिए मैंने इसके कुछ विशेष लक्षण है उसको एक जगह लिख रखा है, जो मैं आपको बताती हूँ क्या है, कैसे आप पहचानेंगे। तो पहला है, लगातार कम स्तर की चिंता बनी रहती है। आपको हमेशा डर या भय की भावना महसूस होती रहती है, लेकिन आप वास्तव में यह समझ ही नहीं पाते हैं कि ये क्यों और कहाँ से आ रहा है। मतलब डर का कारण, मान लीजिए किसी को अंधेरे से डर लग रहा है, किसी को एग्जाम से डर लग रहा है, तो उसे कारण का पता होता है, लेकिन इस स्थिति में अकारण कुछ भय सा, कुछ असुरक्षा सा महसूस होता है, समझ में नहीं आता कि ये क्यों, और बहुत सीवियर नहीं होता, हल्का हल्का, और हमेशा आपके दिमाग के बैकग्राउंड में ये चलता रहता है, ये चिंता, ये भय बना रहता है। दूसरा, लोगों से अलग होने या खुद से अलग होने का अनुभव, जैसे ऐसा लगे कि आप अपने ही शरीर को एक दृष्टा के रूप में देख रहे हैं, या आप लोगों से अलग महसूस कर रहे हैं, लोगों से कनेक्टेड नहीं हो पा रहे हैं, अपने आप से भी कनेक्टेड नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है कि आप जो भी कॉल या मैसेजेस आपके मोबाइल पे आ रहे हैं, मेल पे आ रहे हैं, आप उससे यथासंभव बचने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक कि आप सामाजिक योजनाओं या प्लानिंग कुछ भी कर रहे हैं, लोगों से मिलना जुलना, वो सब कुछ आपका खत्म होने लगता है बहुत तेजी के साथ। स्वयं की देखभाल करने में भी आपको परेशानी महसूस होती है। ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि ऐसा होगा तो आपकी स्वास्थ्य का क्या होगा। आपको डेली रूटीन वर्क को फॉलो करना भी बहुत मुश्किल लगने लगता है। इसके लिए आप सेल्फ मोटिवेटेड महसूस ही नहीं करते हैं। उसमें भी आपको कठिनाई महसूस हो सकती है, जो जिसमें आप बेहतर महसूस करते थे, उस चीज को भी करने में आपको कठिनाई या डिमोटिवेशन का अनुभव होता है। इसके इन सारी चीजों की वजह से क्या हो सकता है, टाल मटोल करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। काम की शुरुआत आप करते नहीं हैं, अगर शुरुआत कर देते हैं तो अंत तक करने का कि आप में जो है धैर्य या पेशेंस नहीं रहती है, आपको बहुत कठिनाई महसूस होता है। आपके नतीजा आपके पास करने के लिए बहुत कुछ हो जाता है, क्योंकि आज का काम कल, कल का काम परसों, तो काम अनगिनत है। आप चुपचाप बैठे हुए हैं, मोबाइल पे हैं या टीवी के पास बैठे, या चुपचाप सोफा पे बैठे चिंतन की मुद्रा में हैं या लेटे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिलैक्स हो गए हैं, आपके पास कोई काम नहीं है। ज्यादा संभावना है कि आपके पास काम की कोई कमी नहीं है, ढेर सारे काम हैं, लेकिन आप उसको कर ही नहीं पा रहे हैं। मनोवैज्ञानिक तौर पे आप अपने आप को पूर्ण रूप से अक्षम पा रहे हैं। सहज थकावट महसूस करना या शारीरिक गतिविधि करने में संघर्ष करना। मान लीजिए सुबह से शाम तक कोई बहुत दिमागी काम कर रहे हैं तो मानसिक रूप से थकान हो सकती है। फिजिकली वर्क कर रहे हैं तो शारीरिक रूप से थकान महसूस हो सकती है। लेकिन फंक्शनल फ्रीज की स्थिति में आप कुछ भी नहीं कर रहे होते हो, आराम से बेड पे लेटे हुए हो सकते हैं, आप सोफे पे बैठे हुए हो सकते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद आपको बहुत थकान महसूस होती है। आप कोई भी शारीरिक रूप से मेहनत करने वाला काम तो छोड़िए, सामान्य सा गतिविधि भी आप करने में आपको लगता है बहुत थक जाएंगे। आप अपनी भावनाओं और दुनिया से अपने आप को अलग थलग महसूस करते हैं। जो मैंने कहा ना, अपने आप को एक दृष्टा के रूप में देखना, एक बड़ा ही विचित्र सा अनुभव होता है, और लोगों से भी डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं। आपको इन चीजों के लिए शून्यता का अनुभव हो सकता है, आप में उत्साह की कमी महसूस हो सकती है जो कभी आपको खुशी देती थी। ये सारी चीजें, इसका मतलब ये नहीं कि आप एंजाइटी के शिकार हैं, आप डिप्रेशन के शिकार हैं, नहीं। अभी ऐसा क्लिनिकल सिम्टम कुछ भी नहीं है, लेकिन मनोवैज्ञानिक दबाव या तनाव जो लंबे समय से है, या बहुत लोगों को आदत होती है ना कि टेंशन वाली चीजों को ही सोचते रहना, कुछ जिंदगी में बहुत दुखद हो गया है बस उसी के बारे में सोचते रहना, यानी प्रेजेंट से कटना, पास्ट के बिटर एक्सपीरियंसेस या फ्यूचर की प्लानिंग,
अनिश्चितता के विषय में सोचने की वजह से इस तरह के व्यक्तित्व वाले लोगों में बहुत अधिक संभावना होती है इस स्थिति की। तो क्या इसका उपाय है बचने का? ऑफ कोर्स उपाय है, लेकिन उपाय के पहले कारण जान जाइए कि कारण क्या है। जब आप शरीर में तनाव और आघात लेकर लंबे समय से चलते आ रहे हैं, उसको लिए हुए हैं, छोड़ ही नहीं रहे हैं, तो उससे क्या होता है, इस अवस्था ऐसे में आपका जो नर्वस सिस्टम है वो ओवरलोडेड महसूस करता है, ओवरलोड होने लगता है उसमें, और जिसकी वजह से आप ऐसे बर्नआउट या शट डाउन की कंडीशन में आ जाते हैं। एक मामूली सा मैं एग्जांपल दे रही हूँ। सपोज दैट कि आपने अपना ऐसे हाथ रखा और इसमें एक छोटा सा सिक्का, मतलब मैं क्या बताऊं, 5 रुपए का सिक्का जिसके का वजन कुछ भी नहीं होता है, इस पे हमने रख दिया आपकी हथेली पे और कहा कि इसको आप 2 मिनट के लिए अपनी हथेली पे रखो। आप सहजता से रख लेंगे। अगर मैं कहूंगी कि 2 घंटे के लिए रखो तो आपको बोझ महसूस होगा और यहाँ खिंचाव महसूस होगा। अगर मैं कहूंगी कि आप 6 घंटे के लिए रख लो तो आपके पूरे मसल्स में दर्द हो जाएगा, हो सकता है सूजन भी होने लगे, आप करने में अक्षम हो जाए। फिर भी आप फोर्सफुली अगर इसको करते हैं, 6 की जगह मैं 12 घंटे या 24 घंटे कहूँ कि आप इस हल्के से चीज को बस अपनी हथेली पे रखे रहो, तो क्या स्थिति होगी? हो सकता है कि दूसरे दिन आपका हाथ बिल्कुल हिल ना पाए, बहुत ही तकलीफ होगी। तो भार तो बहुत कुछ नहीं था, भार तो बहुत हल्का सा था। तो ये इस उदाहरण से मैं ये समझाना चाहती हूँ कि कोई जरूरी नहीं है कि जो आपका बीटर दर्दनाक एक्सपीरियंस है वो बहुत भयानक हो सकता है बहुत मामूली सी चीज हो, लेकिन आप उसको लंबे समय तक जो अपने दिमाग में रखे हुए हैं उसकी वजह से, हो सकता है कि किसी कोई बहुत बड़ी घटना है लेकिन हमने दिमाग से निकाल लिया तो वो उतना साइड इफेक्ट नहीं देगा, लेकिन मामूली सी भी चीज है, अगर हम लंबे समय तक उस चीज के कारण तनावग्रस्त रह रहे हैं, हम घुटन महसूस कर रहे हैं, हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं और उसके कारण दबाव में है लंबे अरसे तक, तो इस तरह के सिचुएशन हो सकते हैं। तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हमने उस छोटी सी चीज को भी किस तरह विकराल रूप दे दिया। जिस तरह एक छोटे से सिक्के को अगर हम घंटों अपने हाथ में हथेली पे रखे रहेंगे तो दर्द का कारण बनती है, उसी तरह पास्ट का कोई भी बिटर एक्सपीरियंस, दर्दनाक मेमोरी या कुछ भी ऐसी चीजें अगर उसको लंबे समय तक हम रखे हुए हैं अपने पास, अपने स्मृति पे में, अपने दिमाग पे उसको बनाए हुए हैं, तो वो हमारे कष्ट का कारण हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा कारण होता है इस कैफियत का। तो ये मूल कारण आप समझ सकते हैं, उसकी वजह से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में परेशानी होती है और वो सारी चीज़ें धीरे धीरे हमें फिजिकली एंड मेंटली परेशान कर देती है। आप कितना भी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे शरीर में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव की वजह से होता है। तो इसके उपाय क्या हैं? छोटे छोटे मामूली मामूली उपाय हैं जिसको करके हम इस समस्या को जड़ से समाधान कर सकते हैं। जैसे पहला, प्रकृति से जुड़े रहें, सैर करें, स्विमिंग करें। ये सारी चीजें अगर हम करते हैं तो हमारा दिमाग पास्ट और फ्यूचर से हटकर प्रेजेंट को फोकस करेगा। और इस समस्या का अगर एक शब्द में आंसर देना है तो आप प्रेजेंट को फोकस करिए। अगर आप प्रेजेंट को फोकस करेंगे तो ऐसी स्थितियां आएंगी ही नहीं। तो एक ये है। दूसरा, नियमित और हल्का एक्सरसाइज करिए। आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे हैं वहीं पे खड़े होकर स्ट्रेच करिए। अपने जो एड़ी होती है उस वहाँ उसको ऊपर उठाइए और पंजे के बल पे खड़े होइए, धीरे और सांस लेते जाइए, धीरे धीरे ऐसे करते 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 ऐसे उठा के पूरा स्ट्रेच कर दीजिए पूरी तरह से। मन ही मन 1 to 5 काउंट कीजिए और सांस रोके रहिए। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए ऐसे ऐसे करते 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 फिर नॉर्मल तरीके से खड़े हो जाइए। इसको कुछ नहीं, बस आप 5 टाइम्स कीजिए। मुश्किल से आपके पास 5 से 7 मिनट लगेगा ये काम करने में और इससे बहुत ही फायदा होगा। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम लोग कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो उसे एंडोर्फिन निकलता है और वो एंडोर्फिन क्या करता है, वो एक नेचुरल मूड बूस्टर का काम करता है। तो हमारा जो मूड लो हो गया है और तनावग्रस्त हो गया है उसको वो खुश कर मतलब खुशी ला देता है हमारे अंदर, हमारे मूड को बूस्ट अप करता है। तो इससे भी काफ़ी हद तक समस्या का समाधान होता है। डीप ब्रेथ का एक्सरसाइज जरूर करिए, जो मैंने कई वीडियोस में बताए हैं।
जैसे जब आपको सांस लेना है, खींचते हुए सांस लीजिए, 1 to 5 काउंट कीजिए और स्टॉप कर दीजिए, सांस रोके रहिए, फिर 1 से 5 तक सांस रोके हुए, फिर जब छोड़िए तो धीरे धीरे ओठ को गोल कीजिए सीटी की तरह से और 10 तक काउंट करते, यानी जितने काउंट करके हमने सांस लिया था उससे डबल टाइम लगाकर 10 तक काउंट करते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हम आएंगे। इसको भी बस 5 टाइम्स कीजिए, तो इससे भी बहुत ही फायदा होता है। उसके बाद माइंडफुलनेस मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि माइंडफुलनेस मेडिटेशन अगर आप रेगुलर वे में करते हैं तो ये आपके इमोशन को कंट्रोल करना सिखाता है, और जब हमारा इमोशन हमारे कंट्रोल में रहेगा तो इस तरह की समस्याओं का जन्म ही नहीं होगा। अगर खुदा न खास्ते जन्म हो गया है तो धीरे धीरे वो अपने आप चला जाएगा कमज़ोर होते हुए। और माइंडफुलनेस मेडिटेशन में मेरा एक अलग से वीडियो है, चाहे तो आप उसको देख सकते हैं। गाना गाएं या सुने, अगर आप गाना गाने के शौकीन हैं तो अपना फेवरेट गाना गाएं, या वो गाना गाएं जिससे आपके अंदर की भावनाएं बाहर निकले। कभी कभी मन बहुत दुखी होता है और उस समय सैड सॉन्ग गाकर अपनी भावनाओं को अगर हम बाहर निकाल देते, एक्सप्रेस कर देते हैं तो मन हल्का हो जाता है। कभी कभी उद्गार, खुशी की चीजें को गाइए, सुनिए। मन बहुत दुखी है तो सैड सॉन्ग से कभी कभी और मन दुखी हो जाता है। वैसे में आप ऊर्जावान या कुछ उत्साही गाना सुनिए, उत्साहवर्धक गाना सुनिए, तो मन अपने आप अच्छा हो जाता है। तो ये भी एक बहुत फायदा का काम करता है। और अगर ट्रीटमेंट, तो ये सब तो उपाय था। इसके अलावे आपको इन सारे उपाय करने के बाद भी परेशानी छोड़ नहीं रही है या कुछ कुछ बनी ही हुई है, तो इसके लिए कुछ साइकोथेरेपी होते हैं। उसके लिए आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना होगा, विशेषज्ञ के पास जाना होगा। वो आपको सीबीटी देंगे, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो आपके नेगेटिव इमोशन को कंट्रोल करना सिखाएगा। और माइंडफुलनेस मेडिटेशन वो आपको बहुत बहुत अच्छे तरीके से सिखाएंगे, जिससे आपका इमोशन आपके कंट्रोल में होगा। इसके अलावा EMDR यानी आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रिप्रोसेसिंग, ये भी एक थेरेपी है, जिसके थ्रू जो आपके दर्दनाक या पेनफुल मेमोरीज चीज़ें जो आप पर हावी हो रही हैं, वो धीरे धीरे उसको भी आप मैनेज करने लगेंगे और वो पास्ट की चीज़ें आपके वर्तमान पे हावी नहीं होंगी, जिससे आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसके अलावा बायोफीडबैक टेक्निक और न्यूरो फीडबैक टेक्निक, ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है इस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए। आपको इस तरह के वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करने में कंजूसी कैसी, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। मैं फिर बहुत जल्दी आऊँगी कुछ इसी प्रकार के कॉमन प्रॉब्लम्स को लेकर, जिससे हम सब जूझते रहते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि ये प्रॉब्लम है। क्योंकि जब हमें पता होगा प्रॉब्लम है तभी तो हम उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो ये काम मेरा है कि मैं आपको बताऊं कि सच में क्या ये प्रॉब्लम है, अगर है तो इसका समाधान कैसे किया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।